नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें करने वाले हैं आज IIT-JEE 2012 का पेपर 1 और मेरे हाथ में ये पेपर है कोड 9 का और ये हुआ था 8/4/2012 को। तो देखते हैं भाई साहब, इसमें पहले सेक्शन में सिंगल करेक्ट वाले 10 सवाल हैं। आइए खेला स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 ऑप्टिक्स का सवाल है। सवाल नंबर 1 ऐसा है कि यहाँ पे इस साइड अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस साइड अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये 1.5 है और ये 1.2 है और बाइकॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड बाय टू प्लेनो-कॉन्वेक्स लेंस as shown in the refractive index of first one is 1.5, second is 1.2, both the curved surface are of same radius। इन दोनों का रेडियस क्या है? इन दोनों का r आपको कितना दिया हुआ है? ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। फॉर दिस बाइकॉन्वेक्स लेंस फॉर ए ऑब्जेक्ट यू ओके, आपको बोला है कि भाई इसका मतलब जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, u इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर पे। तो आपको v निकालनी है, तो उसके पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? f निकालना पड़ेगा। अपन जानते हैं भाई साहब टोटल f इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 है, पावर ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 क्या होगा? 1/f होता है μ-1 यानी कि 1.5 -1 अपॉन 1/r1। 1/r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसके लिए f कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 -1 अपॉन 1/14 आ जाएगा, है कि नहीं है? जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से देख लीजिए 3/2 -1 यानी कि 1/2 यानी कि ये हो गया है 1/28 है। और ये क्या आ गया है आपके लिए? ये आ गया है 0.2 यानी 0.2 को अपन लिख सकते हैं 2/10 इंटू 14 है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 5 आपके लिए, है ना। तो ये लिखा हुआ है 14 इंटू 2 और वो लिखा हुआ है 14 इंटू 5। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा पॉइंट ठीक ही तो कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं एलसीएम के क्या ले सकता हूँ? 14 इंटू 10 को ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका भाग कितनी बार जाएगा भाई साहब? 14 से 14 और यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा? 14 से 14 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 7/14 10 आ गया। तो ये आपका b 2 हो गया है। 1/20 आ गया है क्या? 1/f की वैल्यू जो किसके बराबर होगी? मतलब f की वैल्यू आपको f इक्विवेलेंट कितना आ गया है यहाँ से? 20 सेंटीमीटर। अब f आपको दिया हुआ है, u आपको -40 दिया हुआ है, तो v निकालना कोई आपके लिए टफ चीज नहीं है। क्या यूज कर देंगे? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f है। तो 1/v यहाँ से आ जाएगा आपके लिए u प्लस f अपॉन uf है। तो v चाहिए तो आप क्या कर देंगे? uf अपॉन u प्लस f है। u की वैल्यू कितनी है? -40 है। f की वैल्यू आ रही है 20 और नीचे आ जाएगा माइनस का 20 यानी -40 + 20। तो ये कट के कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो v की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या आ गई है? 40 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। तो आप बी टिक करके आगे बढ़ सकते थे। सिमिलरली अगर आप सवाल नंबर 2 देखिएगा ना, सवाल नंबर 2 बहुत ही सस्ता है। क्या है कि ये एक्सिस के अबाउट यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो एक रॉड है और इस पे यहाँ पे थीटा जो है वो v रफ्तार से इधर की तरफ जा रहा है। तो t टाइम तक कितना दूर पहुंच जाएगा? vt पहुंच जाएगा। तो अगर आप l निकाल देंगे तो dl/dt से आपको क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगा। सवाल में टॉर्क ही पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसका मान लीजिए ये रॉड जो है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले के अबाउट i प्लस ये भाई साहब m जा रहे हैं, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? vt हो जाएगी। md² से ये टोटल है ना, और ये घूम कैसे रही है? ओमेगा से घूम रही है। तो i ओमेगा से ये क्या आ गया है? ये i आ गया टोटल। i किसका मान लिया है मैंने? इस एक्सिस के अबाउट
इस रॉड का प्लस एम बी स्क्वायर, ये टोटल एल आ गया। अगर आपको टॉर्क चाहिए तो क्या करिएगा, डी एल बाई डी टी करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा एम ओमेगा 2v टी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 2m मतलब आपको क्या है, वी टी का स्क्वायर है ना, तो 2 मतलब वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर तो था ही सही, टी स्क्वायर था, टी आ गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2m ओमेगा, अरे वी स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर का एज इट इज आ गया, टी स्क्वायर का 2t आ गया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कर्व कैसा हो जाएगा, टाइम के साथ ऐसा हो जाएगा, ये टॉर्क वर्सेस टी है ना, अरे ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या है सवाल नंबर 3, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 है भाई साहब कि मतलब 2 प्लेट है, ठीक है, लार्ज प्लेट है, सेम एरिया है, ऐसे रखी हुई है। एक का टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है, 2T दिया हुआ है, एक का 3T दिया हुआ है, तो बीच वाले का कुछ T डैश मान लेते हैं। जितना हीट जो है यहाँ से रिसीव करेगा उतना ही आगे भेज देगा, तभी ना इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो पाएगा स्टेडी स्टेट में। तो रेट सेम कर दीजिए, तो ई सिग्मा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ई सिग्मा ए, एरिया सेम है, तो 3t स्क्वायर ई सिग्मा ए टी की पावर 4, 3t की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर 4, यहां से लिया होगा और इधर से निकाल के कितना रहा होगा, ई सिग्मा ए मतलब ये हाई से लो की तरफ आ रहा है, ये यहाँ हाई से इसके लो की तरफ जा रहा होगा, यानी कि टी डैश की पावर 4 माइनस 2t की पावर 4 है कि नहीं यार। ई सिग्मा ए से ई सिग्मा ए कट गया, तो आपके पास बचा क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास बचा है 3t की पावर 4 है, माइनस आपके पास t की पावर 4 है, इज इक्वल टू 2t की पावर 4 माइनस t की पावर 4 है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा ना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो टी डैश है, कहाँ पे है टी डैश, ये टी डैश है, ये टी डैश है, सॉरी ये टी डैश है ना, इसको सॉल्व करिएगा तो टी डैश की वैल्यू की कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास 97/2 की पावर 1/4 इंटू टी आ जाएगा। तो मतलब जितना रेट ऑफ से ये ले रहा होगा उतना ही आगे दे रहा होगा, तभी तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए, मतलब मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़िएगा तो फोर्थ वाला सवाल बहुत ही सस्ता है। फोर्थ वाला सवाल क्या है कि थिन स्पेरिकल सेल है, क्या है, स्पेरिकल सेल है, इसका रेडियस क्या है, r है, अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है, और बाहर की तरफ मैंने कहा KQ/R होता है। तो पोटेंशियल तो भैया ऐसा कर्व आएगा, कैसा आएगा, ऐसा आएगा अंदर, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर कंडक्टर होगा तो 0 होगा, और उसके बाद में KQ/R² के हिसाब से वेरी कर रहा होगा। तो अगर आप ऑप्शन डी देखिएगा ना, तो उसमें आपको पोटेंशियल और इसका सही कर्व दिया होगा, मतलब KQ यहाँ पे KQ/R², इस तरह से आपका इस तरह से वेरी कौन कर रहा होगा, 1/R² के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और 1/R के हिसाब से पोटेंशियल, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ/R। कैसी है, कंसीडर थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r है ना। तो ये हो गया है बहुत ही सस्ता सा, मतलब कर्व बनाना है आपको, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई देगा। जस्ट आपको क्या पता होता, फॉर्मूला पता होता, तो आप फोर्थ वाले सवाल को बड़ी ही आसानी से कर पाते। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए क्या सवाल है 5। सवाल नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 5, काफी गर्म माहौल है इधर। आपको ये बोला है कि यंग्स मॉडुलस इस तरह से मेजर किया जा सकता है, क्या है, 4mLg डिवाइडेड बाई πL/d²। इस तरह से क्या मेजर किया जा सकता है, यंग्स मॉडुलस मेजर किया जा सकता है। और वो है ना लेंथ और डायमीटर जो है, तो क्वांटिटी d एंड l वो मेजर कर रहा है, किससे, एक स्क्रू गॉज से, उसकी पिच दी हुई है
और उसके नंबर ऑफ डिवीजन दिए हुए हैं। तो जो लिस्ट काउंट है ना डेल्टा एल या फिर उसको डेल्टा डी भी अपन बोल सकते हैं, वो आएगा लिस्ट काउंट के बराबर। और वो का पिच आपको कितना दिया हुआ 0.5, नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हुए हैं 100 दिए हुए हैं। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 5 × 10⁻³ है। और एल और डी जो है ये मेजरमेंट आपको सवाल में दिए हुए हैं। तो आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं किसमें, एल में, वो आपकी होगी डेल्टा एल बटा एल इंटू 100 है ना। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन डी की कितना होगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100 है। तो डेल्टा डी आपको कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई एल आपको कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है इंटू उनके पास 100 रहेगा। तो ये वैल्यू 2% आ रही है। कितना आ रही है 2% आ रही है। सिमिलरली अगर डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 देखें तो ये 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100 है। ये वैल्यू 1% आपको आती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपको ध्यान से देखें तो आपको क्या निकालना है, आपको पहले तो बोल रहा है ड्यू टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल इज सेम। अच्छा, number of this of D measured using they have this number of divisions due to the error number of divisions the contribution to the maximum probable error of the y है। अब आप ध्यान से देखिए y में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, y को देखो तो डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू क्या होगा। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लेंथ है और क्या वेरी कर रहा है, d वेरी कर रहा है। लेंथ आपका क्या कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, डेल्टा एल बटा एल, और डी की पावर 2 है तो ऊपर जाके वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी कर रहा होगा। तो ये खुद कितना परसेंट है लेंथ, ये 2% है, ये क्या है 2% है, और ये भाई कितना है 1% है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये भी तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 2% कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन ए को पढ़ेंगे तो वो बोल रहा होगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ एंड डी सेम है, क्योंकि लेंथ में आपका एल आ रहा है, इसमें डी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन अकेला डेल्टा डी बाई डी 1 है, इंटू 2 का फैक्टर भी आ रहा है, तो वो 2% कर देगा कंट्रीब्यूट, और अकेला डेल्टा एल बटा एल 2% कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही सस्ता सा ये सवाल था आपके पास, सवाल नंबर 5 एरर्स एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को देखें तो ये स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है। ओह, इस तरह का कार्यक्रम है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा ऐसा कार्यक्रम है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो अनस्ट्रेस्ड है और यहाँ पे एक मास इनको कनेक्ट किया गया है, और ये लंबाई आपको कितनी दी हुई है, ये लंबाई आपको 10 मीटर दी हुई है ना, और ये आपका x हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, अपने पास मास है और ये v है, और ये एंगल आपका कितना है 45 डिग्री है ना। ये एक्सिस आपकी z हो गई है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, ठीक है, और 45 डिग्री के एंगल पे उसको फेंक रहे हैं, और point P is at horizontal distance 10 meter if the pebble hits the block at t is equal to 1 second, और t is equal to 0 second पे इसको if the system lies horizontal ब्लॉक को कितना स्ट्रेस किया जा रहा है, खींचा जा रहा है 0.2 मीटर इधर की तरफ, कितना 0.2 मीटर है ना। ओके, हाँ ठीक है। मासलेस स्प्रिंग है, अनस्ट्रेस लेंथ इसकी कितनी है 4.9 है, 4.9 इसकी अनस्ट्रेस लेंथ है। इसका मतलब इसकी जो मीन पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 4.9 पे है कि नहीं है, लेकिन और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 0.2 है। तो ये भाई को यहाँ से रिलीज कर रहे होंगे, तो हमको तो लगता है कि ये जो है ये अगर x इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस a है, ये a है, तो ये a से रिलीज हो रहा होगा, यानी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, या x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई लिखेंगे तो फाई की वैल्यू पाई/2 आ जाएगी। और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन नहीं है, कहाँ पे 4.9 पे, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ x माइनस 4.9 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड की कितना आ जाएगा, जब x को 4.9 डालोगे तो मीन पोजीशन मिल जाएगी 0.2 साइन ओमेगा t, ओमेगा इज पाई/3 इंटू टी प्लस स्टार्ट कहाँ हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, हमको लगता है पाई/2
2 जो है, तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, किसी भी टाइम पे आपको x प्राप्त हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको कब बोला है, t इज इक्वल टू 15 बोला है, t इज इक्वल टू 15 सेकेंड अगर आप इसमें डालिएगा तो आपको x की वैल्यू मिल रही है, t को 15 डालने पे x की वैल्यू मिल रही है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर की दूरी पे होगा, यानी यहां से 5 मीटर की दूरी पे हुआ। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी हो गई, 10 - 5 यानी 5 मीटर। ये इसको हिट करेगा तो भाई की रेंज कितनी हो गई, रेंज आपकी हो गई है 5 मीटर। अब आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको v निकालना है, तो रेंज का जब फॉर्मूला जानते हैं ना भाई साहब, यू स्क्वायर या जो भी v दिया हुआ sin 2 थीटा बाई sin 2 थीटा बाई जी है, तो ये वैल्यू आपको 5 दी हुई है, ये v स्क्वायर है, sin 2 थीटा यानी 45 का देखिएगा तो ये 1 हो गया है बटा g है 10 हो गया है। तो ये हमको तो लगता है कि v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके लिए, √50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, √50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि आपको कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो ये था आपका सवाल नंबर 6। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा गर्मी का माहौल यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, 6 है। और आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 7 पे। 7 बहुत ही सस्ता सवाल है, 7 अगर आप देखिएगा ना बहुत ही सस्ता सवाल है। क्या सवाल है, आप यंग्स मतलब बीटा जानते हैं ना, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी है। तो अगर आप मतलब डी और डी सेम हो, लैम्डा कंपेयर करोगे बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइटम दिए हुए हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप जानते हैं कि रेड, लैम्डा ऑफ ग्रीन और सबसे कम किसका हो गया है, लैम्डा ऑफ ब्लू हो गया है ना। हम जानते हैं कि विबिक्योर में मतलब इधर की तरफ बढ़ते हैं तो लैम्डा बढ़ जाता है, तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका बीटा भी ज्यादा होगा, रेड का सबसे ज्यादा होगा, देन बीटा ऑफ ग्रीन आ जाएगा, देन बीटा ऑफ ब्लू आ जाएगा, बीटा ऑफ ब्लू आ जाएगा। तो ऐसा अगर आप देखिएगा ना, ये रेड का है भाई बीटा, ये ग्रीन का है और ये ब्लू का है, तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा। 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा। सस्ता सा सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 की तरफ क्या है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 भी बड़ा ही मतलब सुंदर सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 8 देखिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 को अगर आप देखिएगा तो क्या पाइएगा कि भाई साहब एक स्मॉल मास m है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ मास m है और ये आपके पास z है। तो आप क्या करिएगा, इसको घुमाइएगा, ओमेगा से इसको घुमाया जा रहा है, यानी ये एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है। क्या होगा भाई साहब, ये पॉइंट के अबाउट एल कांस्टेंट होगा, ये पॉइंट के अबाउट नहीं होगा, क्योंकि एल की डायरेक्शन क्या होती है, आर क्रॉस पी है कि नहीं है, आर क्रॉस पी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आर हमेशा इधर होगा और पी टेंजेंशियल होगा। तो अगर आप आर क्रॉस पी हर पॉइंट पे पी ऐसे ऐसे टेंजेंशियल, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आएगा। तो मतलब अगर मैं बोलूंगी मतलब जो है आपसे पूछा है कि एल किसके अबाउट क्या रहेगा, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी। तो यहाँ एल अबाउट ओ जो है वो हमेशा डायरेक्शन भी सेम आ रही है और मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। लेकिन एल अबाउट पी की बात करेंगे ना तो आर ऐसा है और पी हमेशा क्या है, टेंजेंशियल है। तो ये आर क्रॉस पी ऐसा आएगा, तो वो हमेशा इधर 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 इस तरह से आएगा। तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है ना यार, ऐसे 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 डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड भले ही सेम आएगा पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहने वाला नहीं है। तो पी के अबाउट वेरी करेगा, ओ के अबाउट कांस्टेंट है। आपका आंसर जो है वो सी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे जाएगा। एक सस्ता सा सवाल है, सवाल नंबर 9। देखिए क्या है सवाल नंबर 9। हीलियम के 2 मोल है। हीलियम के कितने मोल है, 2 मोल है, मतलब NO2 दिया हुआ है और आपको दिया इसका ये मतलब मास 4 दिया हुआ है और एक आर्गन है उसका मतलब आर्गन का मास 40 है और ठीक है मोल कितने दिए, मोल से खैर मतलब ही नहीं पड़ता है, इसका 1 मोल दिया हुआ क्योंकि वो RMS का रेशियो पूछ रहा है। VRMS अगर आपको याद हो 3RT/m या फिर K की भाषा में बोल दो तो 3KT/m है ना। तो K कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, ये है तो M के इनवर्सली में प्रोपोर्शनल होगी। किसका किससे रेशियो निकालना है, हीलियम वाला डिवाइडेड बाय RMS किसका, आर्गन वाला। तो क्या हो जाएगा ये
मास उल्टा कर दीजिए, मास क्या कर दीजिए, मास का उल्टा, यानी ऊपर मास आर्गन वाला आ जाएगा 40/4 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना भाई साहब, √10 की वैल्यू कितनी आती है, ये आपका 3.16 आपकी कितनी आती है, 3.16, जो कि कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, ये आपको 9th के ऑप्शन डी में दिखाई देगा, 9th के ऑप्शन डी में दिखाई देगा, तो आप डी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से अगर आप 10th वाला सवाल देखेंगे ना, 10th वाला सवाल पढ़ेंगे तो बड़ा ही मतलब सस्ता सवाल है। देखिए जरा 10th वाले सवाल में क्या है कि आपके पास इधर की तरफ दो प्लेट है, यहाँ पे एक आइटम को रखा हुआ है, आइटम कौन है, वो कोई चार्ज क्यू है ना, है कि नहीं यार, मतलब एक लार्ज प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, हैविंग सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्ट सप्लाई है, पोटेंशियल डिफरेंस x है, प्रोटॉन इज रिलीज, वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, इधर की तरफ होगा कि कितना होगा, मैंने कहा E प्लस इंटू ई, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, भाई 45 पे जा रहा है, वो तभी हो सकता है जब ये और ये बराबर हो। इसका मतलब क्या है कि E इंटू ई इज इक्वल टू mg दिया हुआ, E की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, mg/e हो जाएगी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v इंटू डी, v क्या होगा, इनके इसके अक्रॉस का ये पोटेंशियल डिफरेंस है v, और सेपरेशन आपकी d है, तो आपको क्या निकालना है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको v निकालना है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो v इज बेसिकली mgd डिवाइडेड बाई e है, तो आप वैल्यू डाल दीजिए, प्रोटॉन का मास डाल दीजिए, g डाल दीजिए, और आप जो है उसको q से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है आपके लिए 1 इंटू 10 की पावर -9 वोल्ट, 1 इंटू 10 की पावर -9 वोल्ट आ रही है। तो आप इसमें क्या फिल कर सकते थे, मतलब सी ऑप्शन में देखते हैं तो ये वैल्यू आपको दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं ना, इसको बैटरी या वी से कनेक्ट किया हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस था वी है, इसको अपन ई इंटू डी लिख सकते हैं, ई इंटू डी लिखा जा सकता है, और दैट इज इक्वल टू वी, मतलब क्यू इंटू ई इज इक्वल टू एम जी लगा दिए, क्यू इज इक्वल इक्वल टू एम जी लगा दी, ई की वैल्यू आ गई mg/e, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब ई को v, ई इंटू डी वी होता है, तो ई को v/d लिख दिए, तो अननोन कौन हुआ यहाँ पे, v निकालना है, तो इसको इधर ले जाइए, तो mgd डिवाइडेड बाई e आ गया, d की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल वेराइटी 1 खत्म हो गई है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप के सवालों की तरफ बढ़ते हैं, इनको उड़ा देते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 11, बॉक्स हम बना दिए, बड़ा ही सस्ता सवाल है, आप भी फोटो बना के देखिए, बहुत ही सस्ता है, मतलब माइनस क्यू है माइनस क्यू है, ये भी है ना, ये भी माइनस क्यू है। टोटल अगर इस बॉक्स के अंदर देखा जाए तो नेट चार्ज आ रहा है माइनस क्यू 3 क्यू, टोटल फ्लक्स तो भैया चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको सिमेट्री देखनी, क्या देखनी, सिमेट्री देखनी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through x is equal to a/2 is equal to net electric flux crossing through x is equal to minus a/2, मैंने कहा ये a/4 पे है, तो a/2 यहाँ से पास हो रहा होगा, x is equal to a/2 है कि नहीं यार, है ना, मतलब x is equal to a/2, सॉरी इधर की तरफ, मतलब ये आपका y हो गया है, ये z हो गया है, ये आपका माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, ये y पे रखा हुआ है, सॉरी इधर की तरफ और उधर की तरफ a/2 रखिएगा, तो सिमेट्री है ना भैया, सिमेट्री है तो उस वाले टोटल प्लेन में फ्लक्स तो सेम ही जाएगा, तो ऑप्शन ए सिमेट्री से सही हो गया है। ऑप्शन बी जो है वो आपको बोल रहा है कि y इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू y इज इक्वल टू a/2, y इज इक्वल टू a/2 कहां हो जाएगा, यहाँ पे होगा एक तो a/2, और दूसरा y इज इक्वल टू a/2 कहां होगा, वो इधर, मतलब माइनस a/2 कहां होगा, इधर होगा। उस केस में सिमेट्री नहीं है, उस केस में सिमेट्री नहीं है ना, नेगेटिव वाला पास में और पॉजिटिव वाला दूर में है, तो बी वाले में सिमेट्री नहीं है, तो खत्म है, नहीं आएगा सेम। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही आ रहा है, तो सी सही हो गया भैया। डी ऑप्शन में क्या है, वो जेड के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू जेड इज इक्वल टू a/2, जेड इज इक्वल टू a/2 क्या होगा, मैंने कहा वो यहाँ पे होगा, उसका वही हाल होगा जो x इज इक्वल टू a/2 का आया, विजुलाइज आप करके देख लीजिए, यहाँ ऐसा बना के, उसका यही हाल था, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से दूरी मतलब वही थी, और ये तो सेंटर पे ही है, तो मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू से सिमेट्री है, तो आंसर आपका सिमेट्री से डी बी सही हो जाएगा। सही आंसर होगा ए सी डी, बी आपका गलत हो गया है। बहुत ही सस्ता सवाल था, बस आपको क्या बनाना था, आपको इसमें फोटो बनाना था। जरा ध्यान से देखिए, ये था सवाल नंबर 11। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12।
सवाल नंबर 12 क्या है कि यहाँ पे अगर है ना 12 में अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको मैं सिंप्लीफाई बना रहा हूं। ये आपका 2 ओम है और ये आपको क्या दिया हुआ है 4 ओम है ना, और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आपको 1 ओम दिया हुआ है रेजिस्टर, और ये वाला 2 ओम है और ये वाला जो है वो 4 ओम है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है 1 ओम है, और ये वाला आपके लिए 2 ओम है और ये वाला 4 ओम है। तो ये 4 ओम हो गया है, ये 2 ओम हो गया है, और ये जो है यहाँ पे बैटरिया से कनेक्ट हैं, और ये बैटरिया जो है वो 12 वोल्ट की है। चलिए भाई साहब, अब आप सिमेट्री वाइज देखिएगा ना 2 4 2 4 2 4, तो भैया अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो पी क्यू है और एस टी है, कौन सा पी क्यू और एस टी, इनमें कोई करंट बहने वाला नहीं है, इनमें कोई करंट बहने वाला नहीं है। सिमेट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो आप क्या पाइएगा, आप ये पाइएगा कि भाई साहब मतलब जो है फिर तो ये तो ऊपर वाले सीरीज में हो गए, कितने हो गए हैं 2 2 2, कितने हो गए भैया 6 हो जाएगा, और ये वाला 4 4 4 12 हो जाएगा। 6 एंड 12 आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18 है, तो ये 4 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आपके लिए निकल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो I1 की वैल्यू मतलब यहाँ से 3 एम्पियर का करंट निकल गया। अब ये 3 एम्पियर का करंट है, ऊपर की तरफ 6 है और नीचे 12 है, अगर 12 वाले में x जाएगा तो उस ऊपर वाले में 2x जाएगा, और 3x की वैल्यू आपके लिए 3 एम्पियर आ रही है, x की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। तो इसमें करंट जाएगा आपके लिए 1 एम्पियर और ऊपर वाले में 2 एम्पियर। तो क्या क्या पूछा हुआ है, करंट थ्रो PQ, करंट थ्रो PQ इज 0, यस PQ में करंट 0 जाने वाला है, बहुत बढ़िया। I1 3 एम्पियर है, I2 2 एम्पियर है, पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, पोटेंशियल एट S कहां है भैया, पोटेंशियल एट S PQS, और बोल रहा है कि लेस देन Q है, ये आपका S हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। तो निकाल नहीं सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ 0 मान लीजिए, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये 4 ओम है, इसमें कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो कितने का ड्रॉप हुआ 4 का हुआ, तो यहाँ का 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 मान लिए हैं, और इधर से करंट आके कितना रहा है 2x आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ 4 रहा होगा। तो बोल रहा है कि S का कम होगा, S का कम होगा, तो कम ही तो है भाई साहब। सारे ऑप्शन सही हो गए, A B C D सारे ऑप्शन क्या हो गए हैं, करेक्ट हो गए हैं। और सर्किट को मतलब सिंप्लीफाई करके बीच वाला 1 ओम को अपन ने उड़ा दिया है। ठीक है भाई साहब, क्योंकि वन सिमेट्री की वजह से उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12 देखिएगा। 12 बड़ा ही मतलब, सॉरी ये कौन सा था, ये 12 था। सवाल नंबर 13 को है ना मतलब यही बताते हैं, बड़ा ही सस्ता सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। एक इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, क्या है इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे एक आइटम रखा हुआ है, इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है ना। A block of mass 0 point lies on fixed inclined plane between its angle theta with the horizontal force of 1 Newton acting on center of mass on the figure. Block स्टेशनरी रह रहा है, ये एंगल थीटा है, ये 1 न्यूटन है। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा 1 cos थीटा, और नीचे वाला क्या आ जाएगा 1 sin थीटा, 1 cos थीटा और 1 sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर 1 cos थीटा और 1 sin थीटा बराबर हो जाए तब ये स्टेशनरी रहेगा। मैंने कहा उस वाले केस में 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। एक केस तो ये हो गया। अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा हुआ, थीटा 45 डिग्री से बड़ा हुआ तो भैया sin थीटा बड़ा होगा कि cos थीटा बड़ा होगा, sin थीटा बड़ा होगा। नीचे वाला बड़ा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एट ब्लॉक टुवर्ड Q, अच्छा Q ऊपर की तरफ है, सही बात है, ऐसा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो बी गलत हो गया है भाई साहब, यानी कि आपका ए सही हो गया है, बी गलत हो गया है, सी सही हो गया। डी देखिए, इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड Q। अगर देखो 45 से कम होगा तो cos थीटा बड़ा होगा, cos थीटा बड़ा होगा तो भैया जब फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा ना, फिर टेंडेंसी उसके ऊपर होगी, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगा मतलब फ्रिक्शन पी की तरफ होगा, बोल रहा है Q की तरफ होगा। डी गलत है भाई, डी गलत। सस्ता सवाल आप देखिए, ये था आपका पेपर का मतलब 13 वाला सवाल। आइए देखते हैं सवाल नंबर 14। कौन सा सवाल, सवाल नंबर 14।
मेरा दिल भी कितना पागल है। चल रहे हट, यहाँ पे आ जाइए। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या है भाई साहब? आई नो ई नॉट जे कैप है, बी नॉट टी के कैप है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो भाई साहब हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। आपको क्या बोला गया है कि ई नॉट और बी नॉट यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट जे कैप है और बी इज आल्सो बी नॉट जे कैप। भैया को इधर रफ्तार दे रहे हैं अपन थीटा से, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। बोल रहा है थीटा इज इक्वल टू 0, चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई जेड प्लेन। थीटा 0 होगा तो सर्कुलर करेगा क्या, v क्रॉस b से ऊपर जाएगा, है कि नहीं यार? v क्रॉस b क्या आ रहा है, v उसका इधर की तरफ आ जाएगा, b ऊपर की तरफ है, तो वो इस वाले में सर्कुलर करेगा, इस वाले प्लेन में, है कि नहीं यार? और उधर की तरफ भी भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स उधर की तरफ लग रहा होगा, तो सर्कल थोड़ी करेगा। वो गलत हो गया भाई साहब, ये तो गलत हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है ना यहाँ पे, सर्कल थोड़ी करेगा। थीटा इज इक्वल टू 0 अंडरगोज हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच। नहीं, एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट पिच का सवाल ही नहीं उठता, तो बी भी गलत आ गया है। सी बोल रहा है थीटा इज इक्वल टू 0, द चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद पिच इंक्रीजिंग विद द टाइम। यस, अगर आप थीटा को 10 डिग्री रखिएगा, थीटा को 10 डिग्री रखिएगा तो एक v cos थीटा आ जाएगा, एक v sin थीटा आ जाएगा। तो v sin थीटा इनटू इस साइड में एक्सेलरेट भी हो रहा होगा और ये सर्कुलर करता हुआ भाग रहा होगा। ये बात विचार आपके बिल्कुल सही है। डी में बोल रहा है थीटा 90 अंडरगोज लीनियर बट एक्सेलरेटेड मोशन। थीटा 90 होगा तो भैया कैसे भाग रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई रोल ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगा पाएगा। अरे Q इंटू v क्रॉस b है, अगर 90 हो गया मतलब 0 हो जाएगा, b के साथ एंगल तो खत्म है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा तो उधर की तरफ चलता जाएगा एक्सेलरेट होता हुआ। तो एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग y एक्सिस, मैंने कहा बिल्कुल सत्य वचन है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सी और डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। और सवाल नंबर 15 देख के तो मतलब आपको आएगा कि आथू। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का एक पाइप है, ओपन पाइप है। आप जानते हैं कि भैया प्रेशर वेव यानी कि साउंड वेव जब डेंसर मीडियम से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता है, रेयरर मीडियम से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। यानी कि जब डेंसर मीडियम से टकराती है तो कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रिक्शन। लेकिन जब रेयर मीडियम से टकराती है तो रेयर कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रिक्शन एंड रेयर फ्रिक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। तो अब आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। पाइप स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द पाइप इफ द अदर एंड ऑफ द पाइप इज ओपन। अरे भैया वो क्या रहा है, बोल रहा है कि पर्सन ब्लोज इनटू ओपन पाइप, ये हाई प्रेशर मतलब क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। बोल रहा है कि हाई प्रेशर स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द अदर एंड ऑफ पाइप ओपन होगा भैया, रेयर फ्रिक्शन के बाद में टक्कर करने में पाई का फेज डिफरेंस आता है, यानी कंप्रेशन नहीं होगा, ऊपर जा रहा होगा रेयर फ्रिक्शन। लेकिन भाई बोल रहा है हाई जा रहा होगा, ये गलत हो गया। बी बोल लो प्रेशर स्टार्ट ट्रेवलिंग ओपन होगा, बिल्कुल सही। सी बोल रहा है कि ये लो प्रेशर स्टार्ट ट्रेवलिंग अप द पाइप इफ द अदर एंड ऑफ पाइप इज क्लोज्ड हुआ तो थोड़ी होगा, ओपन हो रहा है तो हो रहा है, तो क्लोज होगा तो कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। हाई प्रेशर, हाँ क्लोज होगा तो हाई प्रेशर वाला जाएगा, कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा बी एंड डी है। ये था सवाल नंबर 15। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 नेक्स्ट देखिए, केविटी प्रॉब्लम है। इस पेपर में खूब सारे केविटी प्रॉब्लम है, मतलब 16, 17, 18 3 सवाल है जो केविटी प्रॉब्लम पे बेस्ड है। क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, उसके सेंटर पे r/2 रेडियस वाला एक स्फीयर है, वो निकाल दिया गया है और वहां से 2r की दूरी पे आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो इसमें 2 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, एक तो ये और ये अपना कैविटी तो है नहीं आपका, तो अगर बचा कुचा और कैविटी वाला पार्ट भरा होता तो नेट यहाँ पे कंप्लीट सिलेंडर के कारण आ रहा होता, ई ड्यू टू कंप्लीट सिलेंडर। आता कि नहीं आता, ऐसे एक कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बचा कुचा का हमने E1 मान लिया और ये कैविटी वाला होता तो क्या होता है, स्फीयर होता है, इसका कंट्रीब्यूशन E2 मान लिए हैं। तो E1 निकालना है, E2 हम निकाल सकते हैं और कंप्लीट का तो निकाल ही सकते हैं। मान लो कि ये पूरा भरा हुआ होता तो क्या होता, बाहर की तरफ तो हम वही निकालते जैसा रॉड के कारण निकालते हैं, 2k λ/d। तो 2 की जगह 2, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा और रो के बीच में रिश्ता निकाल सकते हैं, क्या, रो इनटू वॉल्यूम कर दीजिए, लैम्डा इनटू एल कर दीजिए, तो टोटल चार्ज तो सेम होना चाहिए, है कि नहीं यार। रो इनटू वॉल्यूम किया तो क्यू मिल गया, उसको लैम्डा इनटू एल करेंगे तो भी क्यू ही मिलेगा।
तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो इसकी वैल्यू डाल दी है, डिवाइडेड बाई डी है, डी की वैल्यू कितनी है 2r है, सॉल्व किए हैं तो आपको क्या मिल गया है यहाँ पे, मतलब आपको मिल जाएगा ये रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट क्या मिल गया, ई मिल गया, जो कंप्लीट के कारण आ रहा है, ई ड्यू टू कंप्लीट सिलेंडर। अब E2 क्या है, सिर्फ इस ये कैविटी वाला पार्ट भरा हुआ होता तो कितना होता, KQ/R स्क्वायर है, K की वैल्यू डाल दी, Q क्या होगा, मैंने कहा यहाँ का रो पता है, इनटू वॉल्यूम कर दीजिए, वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r क्यूब, और r की वैल्यू होगी r/2, वो वैल्यू डाल दिए, और ये स्मॉल r क्या होगा, वो 2r होगा, वैल्यू डाला तो E2 की वैल्यू ये आ रही है। अब आपको क्या चाहिए, E1 चाहिए, तो ECC माइनस आप क्या कर दीजिए, ECC माइनस आप क्या कर दीजिए, E2 कर दीजिए, E2 ये रहा भाई साहब, E2 ये रहा और ECC ये रहा, ये ECC की वैल्यू आ गई, इन दोनों को घटा रहे हैं तो ये वैल्यू आपको आती हुई दिखाई दे रही है। वो आपको बोल रहा है 16 इंटू के का फैक्टर बन रहा है नीचे, तो कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू आपको कितनी आती हुई दिखाई देगी, 6 दिखाई देगी। तो ये एक पहला कैविटी वाला प्रॉब्लम है इस वाले में। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 के बाद सवाल नंबर 17 की तरफ, सवाल नंबर 17 की तरफ। अगला कैविटी प्रॉब्लम, इसमें क्या है ना कि एक करंट सिलेंडर है, उसमें से जो है एक और सिलेंडर निकाल लिया है, मतलब इसका रेडियस ए था, इसका a/2 था, करंट डेंसिटी आपको J दी हुई है, टोटल करंट इसमें पॉसिबल है J = पाई a स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमने क्या कर दिया भैया कि अगर ये पूरा होता तो कितना आता, अंदर की तरफ होता है μ0 J r/2, r की वैल्यू a हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड बाई 2 इतना आ जाता, लेकिन ये वाला तो है नहीं ना, तो उसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचे कुचे के कारण आ जाएगा, ये जो सैचुरेटेड पार्ट है। अब ये होता तो क्या होता, ये एक सिलेंडर टाइप का ऐसा हो जाता, और उसके लिए पॉइंट बाहर की तरफ होता, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते, μI/2 पाई d है ना, रॉड मतलब वायर के बाहर की तरफ, तो I कौन सा वाला, इसके अंदर वाला जो करंट जाएगा, तो I' मतलब I' मान लिया उसको, J इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई a/2 का स्क्वायर करेंगे, पाई a²/4 आ गया है, मतलब तो इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दी, और d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो वो a + a/2 3a/2 आ गया है। तो वैल्यू को सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, μ0 J a 5/12 है। आपसे बोल रहा है कि वो n/12 है, तो n की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है, 5 आ गई। तो ये एक और कैविटी प्रॉब्लम था, आंसर आपका n की वैल्यू 5 आ गई, 5 फिल करके आप आगे बढ़ सकते थे। ये तो सवाल नंबर 17। आगे बढ़ते हैं एक और कैविटी प्रॉब्लम, सवाल नंबर 18 की तरफ। 17 वाला क्या कैविटी प्रॉब्लम है, एक सिलेंड्रिकल मतलब एक लेमिना है जिसका रेडियस 2r था, उसमें से r रेडियस वाला लेमिना हटा दिया है, बचे कुचे का IO और IP के अबाउट I निकालना है, I यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका रेशियो लेना है, तो मेहनत करनी है। मान लीजिए टोटल का मास m था, तो ये जो हटाया है इसका मास आ जाएगा m डिवाइडेड बाई, मतलब क्या निकाल दिए, एरियल मास डेंसिटी निकाल दिए, इनटू इसका एरिया कर दिए, तो m/4 आ गया। तो ये m/4 है, ये कितना है, ये 3m/4 हो गया है, मतलब है ना, बचा कुचा वाला, बचे कुचे वाले का निकालना है। तो अगर मुझे IO के अबाउट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मैं टोटल में से इसका घटा देंगे, टोटल का तो वैसे भी mr²/2 आता, r 2r है, डिवाइड बाई 2 है, m टोटल हमने m मान लिया। इसका क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लिया, प्लस md² लगाया, तो ये आ गया, और इसको घटा दिया तो क्या हो गया, मतलब जो बचे कुचे का I/O आ गया। सिमिलरली यही करेंगे अपन P के अबाउट भी निकालने के लिए। P के अबाउट अगर ये पूरा होता तो कितना होता, माइनस इसका P के अबाउट कितना होता, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालिए, मतलब जो है इसका, और फिर P के अबाउट निकाल के जो बचा कुचा है, मतलब पूरा होता तो इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट निकाल लेते, इसके अबाउट तो यही आ गया, प्लस mr² लगा दिया, पूरा मास m था, r की वैल्यू 2r है, इसमें से क्या घटा दिया, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आ जाएगा, m/4r²/2 है, प्लस md² है कि नहीं यार, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है इसका यहाँ रहेगा, यहाँ आपका पॉइंट ये है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और ये वाला 2r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √5r हो जाएगा। तो स्क्वायर कर दिए हैं तो 5r² आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसको घटाइएगा तो 37/8 mr² आ गया है। अब आप IP और IO का रेशियो लीजिए, यानी 37/8 का 30/8 mr² से रेशियो लेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, मोटा मोटा इंटीजर की भाषा में बात करें तो 3 के आसपास आ रही है। हमारा आंसर जो है वो इसका सवाल का 3 हो जाएगा। तो ये 3 लेमिनर प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है, बढ़िया प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 और 20 की तरफ। यहाँ पे एक सवाल है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, मतलब क्या है ना कि एक सर्कुलर रिंग है और उसका रेडियस r है, उसकी एक्सिस पे √3r की दूरी पे एक स्क्वायर लूप रखी हुई है, और ये आपको सवाल में बोला गया है लेस देन r है, और वो 45 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है।
तो ऐसा टाइम पास क्यों किया गया है, जरा ध्यान से देखिए। ऐसा इसलिए किया है भैया कि मतलब आप निकाल दो म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के क्या होते हैं, एक में करंट मानते हैं, सेकंड में फ्लक्स निकालते हैं, और फ्लक्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी आपको क्या देगा, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे देगा। तो चलो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिए। मैंने करंट इसमें मान लिया आई, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते हैं, मैंने कहा फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा, और पूरे एरिया में बी कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि इसका एरिया बहुत ही कम है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लक्स आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी √3r का स्क्वायर है, इनटू ये तो आपका b आ गया है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b को आपको किससे मल्टीप्लाई करना, मतलब इसकी पावर आपको ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई, इंटू एरिया आ जाएगा, इंटू बीच का एंगल है 45 डिग्री है, तो ये आपका फाई आ गया है, और आई को इधर ले आइए, तो 5/i तो आपको क्या देता है, m देता है। तो देख लीजिए भाई साहब, म्यू नॉट जो है ये आपका आ जाएगा, मतलब क्या कंपेयर करना है आपको, आपको निकालना है म्यू नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा नीचे, और इसको कंपेयर अगर आप करिएगा तो ये आपके लिए आ गया है म्यू नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे क्या हो गया है 2√2 हो गया है, और ये आर स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया है 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 2r का स्क्वायर, तो 2 कट गया है तो 2 8 आ जाएगा, और r क्यूब आ जाएगा, है नहीं r स्क्वायर है ना, हाँ तो कट गया, नीचे की तरफ एक r रहेगा कटने के बाद में। अब आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो वो 2 की पावर बोल रहा है, 2 की पावर p आ रहा है, 2 की पावर कितनी आ रही है, p आ रही है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है 2 की पावर 3, और ये लिखा हुआ है 2 की पावर, तो ये 2 की पावर 4 हो गया है यहाँ पे, और ये 2 की पावर हाफ है, तो 2 की पावर 4 प्लस एक। इस सवाल में आपसे बोला है कि टर्न कितने हैं, टर्न 2 है, 1 मिनट, तो जो ये आ रहा होगा इसका डबल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है कि 2 टर्न है, कि कितने टर्न है, 2 टर्न है, तो यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, हमने ये 1 टर्न के लिए निकाला है, तो यहाँ 2 का फैक्टर और आ जाएगा, देखिए जरा 2 का फैक्टर और आएगा, तो 1 से ये कट जाएगा 2 की पावर 3, तो नीचे की तरफ रहेगा ये आपका 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर आ जाएगी आपकी 3 प्लस 1/2 यानी 6 प्लस 1 यानी 2 की पावर 7/2, 2 की पावर 7/2, तो आपको जो है ये 2 की पावर में ही निकालना था कंपेयर करके, तो ये निकालना है भाई साहब, ये कंपेयर करना था, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। सवाल में लिखा है कि 2 लूप है, एक लूप के लिए इतना हो गया, 2 लूप है तो इनटू क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिए, तो आंसर आपका जो है वो 7 आ जाएगा इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल सवाल, लास्ट एंड फाइनल सवाल, इजी सा सवाल है, जरा ध्यान से देखिए कि लास्ट एंड फाइनल सवाल 20 वाला क्या है, एक प्रोटॉन है, बहुत दूर से उसको फेंका गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे स्टेशनरी न्यूक्लियस है, उसका चार्ज आपको 120 दिया हुआ है, आता है पास में, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 10 फर्मी दिया हुआ है, तो यहाँ रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा देंगे, ui प्लस ki इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल है, तो ui 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मान लिए हैं, यहाँ पे k q1 q2 by r लगा लिए हैं, तो u फाइनल आगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, ui प्लस ki इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, उससे क्या आएगा अपने को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल गई, मतलब हाफ mv²। अगर हाफ mv² मिल जाएगी, मास रख देंगे तो क्या मिल गया, v मिल गया, मास पता है, v पता है, लैम्डा निकालना है, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो h/p कर दीजिए, है कि नहीं है, p को अपन √2m भी लिख सकते हैं, या v निकाल दिया तो m × v कर दीजिए, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे अप्रॉक्स कितनी आ रही है, 7 फर्मी के आसपास आपको आती हुई दे रही है, और सवाल आपको यही बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको अप्रॉक्स बतानी है। इस सवाल में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये जेईई एडवांस 2012 का पेपर 1 का डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके सारे सवाल जो है कोई भी आउट ऑफ बॉक्स टाइप का सवाल इसमें नहीं है, तो बड़ी आसानी से आप जो है सारे सवाल को सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो एक तरह से मतलब जो है टाइम इसमें जरूर लगने वाला था, लेकिन सवाल का डिफिकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो एक एवरेज टाइप का पेपर था ये पेपर 1 2012 जेईई एडवांस का। ठीक है, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं पेपर 2 के डिस्कशन में दोबारा से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।